भारत का इस जो युद्ध है उसमें जो रोल है, एक किरदार है जो भारत ने भूमिका निभाई है, वो लांछनास्पद भूमिका है। चर्चा ये है कि नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि ईरान के ऊपर परमाणु हमला किया जाए ताकि ईरान को चुप किया जाए कि आप लड़ो हम चड्डी संभालते हैं, वो वाली इजराइल की भूमिका है। तो ओमान ने एक कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेसी को अंजाम तक लाया, तब नेतन्याहू ने होशियारी से हमला कर दिया। तो भारत सब जगह से बच चुका है। मोदी जी और उनके साथियों के जो राज छिपे हुए हैं नेतन्याहू के पास, एप्स्टीन फाइल में, ट्रम्प साहब के पास और चाइना के पास, उसकी वजह से ना इस पक्ष में हैं आप, ना उस पक्ष में हैं आप, ना मानवतावादी है, ना यूटिलिटेरियन है, ना अपॉर्चुनिस्ट है, कुछ भी नहीं है आप। जयशंकर, हरदीप पुरी, ये अजित डोवाल, इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आप समझिए, मोदी के कैबिनेट में सारे के सारे निशिकांत दुबे हैं। तो हम भारत के हित में होगा वो करेंगे, कौन कहेगा भारत के हित में नहीं होगा वो हम करेंगे। जयशंकर की हिम्मत है ऐसे बात करने की, लेकिन दिख रहा है कि भारत के हित में जो नहीं है वो सारी चीजें आप कर चुके हैं। हमसे रुतबा और दबदबा पाकिस्तान का आज ज्यादा है। अमेरिका और इजराइल वो ठीक है कि आपका स्वागत करेंगे और नेतन्याहू बताएंगे कि उनकी पत्नी ने सैफरन पहना है, लेकिन अगर उसके आगे आप जाएं तो जिस तरह का अमेरिका का बर्ताव रहा है इंडियन ओशन में, इंडियन नेवी को ना बताते हुए हमला करना, एक फिर कहना कि हम इंडिया को अलाउ करते हैं कि आप रशिया से ऑयल लो, और फिर उनके यहाँ पर आकर अधिकारी कहते हैं हम इंडिया के साथ बराबरी का डील नहीं करेंगे क्योंकि वो उसी तरह से गलती हो जाएगी जो 20 साल पहले हमने चाइना से किया था और चाइना आज हमारे बराबर आ गया, यानी ये बराबरी का डील नहीं होगा। ऐसी बातें खुलकर कह रहे हैं। आप किस तरह की ग्लोबल पावर की बात कर रहे हैं? वो डील एक ब्लैकमेल डील है, और ब्लैकमेल इस देश को नहीं किया गया, एक व्यक्ति को किया गया जिस देश को मुखिया बना बैठा है। उनको ब्लैकमेल करके हमारे देश का डील कैसे किया जा सकता है? हमारे लोगों का जहां जाते हैं वहां अपमान हो रहा है, और वो सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है, मोदी और उनके कुछ साथियों की वजह से। तो मोदी जी की पकड़ पूरी तरह से निकल चुकी है सरकार के ऊपर से। वो खुद को बचाने के लिए जो भी सामने आए वो चीज और दिन निकाल रहे हैं, और मोदी की सत्ता जो है वो दांव पे लगी है, और सत्ता इसलिए दांव पे लगी है क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और वो अगर सत्ता छोड़ते हैं तो उनके सारे कारनामे बाहर आ जाएंगे। मोदी जी का और उनके साथियों का रेसिग्नेशन इस देश के लिए उन्होंने की हुई सबसे देशभक्तिपूर्ण कृति होगी। एक हिंदूवादी जो पार्टियां हैं, यानी आरएसएस, बीजेपी और इनके कल्ट जो है, उनको भारत के बारे में कुछ नहीं मालूम, ईरान के बारे में कुछ नहीं मालूम, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं मालूम, शियाओं के बारे में कुछ नहीं मालूम, अली जैसा जीना और हुसैन जैसा मरना क्या होता है वो भी नहीं मालूम। ये लोग कायर है, कायर थे, कायर रहेंगे। हिटलर से प्रेरित हुए आरएसएस के लोग हैं, और मोदी जी का जो कच्चा चिट्ठा इनके पास है, उनके बल और उनके सहारे ये सब नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुहित मिश्रा। जैसे कि आप देख रहे हैं और पिछले कई दिनों से हमारे चैनल पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे जंग का जो असर है वो दुनिया भर में देखने मिल रहा है। जब से ईरान पर इजराइल और अमेरिका की ओर से हमला हुआ है, तब से ऐसा लगा था कि शायद 2 दिन या 3 दिन में ये जो पूरा मामला है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये जंग का 10वां दिन है। 10वें दिन भी लगातार ईरान की ओर से जवाबी हमला शुरू है, और इसका असर इजराइल और अमेरिका दोनों पर पड़ रहा है। अब तक ईरान के 1332 लोगों की मौत हुई है, और तो और जो शाहरान ऑयल डिपो है तेहरान के पास में, उधर भी एक बहुत बड़ी आग लगी है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरानियन मिलिट्री की ओर से कहा जा रहा है कि वो इस पूरे मामले में लड़ाई लड़ेंगे और इस पूरे जंग को जल्दी खत्म नहीं करेंगे जब तक उनकी ओर से जवाब नहीं दिया जाता है। तो एक और रिपोर्ट सामने आई है अल जजीरा की और तो और न्यूयॉर्क टाइम्स की भी, जिसमें बताया गया है कि ईरान में जो गर्ल्स स्कूल्स पर हमला हुआ था जिसमें 165 लोगों की मौत हुई, छोटी छोटी बच्चियां मरी, वो अमेरिका ने डेलिबरेटली किया था। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। इस सब के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स में एक और खबर आई कि कैसे भारत ने
आग के इंडियन ओशियन में ईरानियन शिप को अमेरिका टारगेट करती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, ये किस तरह से भारत की छवि पर एक बहुत बड़ा डेंट है, ऐसी भी बातें सामने आई हैं। और तो और 10 दिन में पता चला है कि कैसे अमेरिका और इजराइल भारत को कंट्रोल करता है। ऐसे में आज हमें लगा कि इन पूरे मुद्दे पर हमें बात करना चाहिए और इसी के लिए राजू परुलेकर सर आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर और आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में एक छोटी सी मैंने एक जानकारी देकर ये तो बता दिया कि अब तक 10 दिनों में कैसे ईरान में 1300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जंग जारी है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर आपने भी शेयर किया था उसे, शुक्रवार को एक खबर आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स के 10वें पन्ने पर, जहां पर बताया गया कि किस तरह से भारत की जो चुप्पी है, खास तौर पर इंडियन ओशियन में जब हमला होता है उसे लेकर, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है कि ये कहां पर जा रहा है। यहाँ पर तो जंग, जब वर्ल्ड वॉर भी शुरू था या उसके बाद भी भारत की जो इंडियन नेवी है वो अपने आप को कहती भी है, नरेंद्र मोदी के वो नेवी वाली तस्वीरें भी मैंने लोगों को दिखाई थी जहां पर वो कहते हैं कि इंडियन नेवी इज द गार्डियन ऑफ इंडियन ओशियन। लेकिन इसके बावजूद हमला होने के बाद हम चुप रहते हैं। अमेरिका तय करता है हम किससे तेल लेंगे किससे नहीं लेंगे, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें भारत की जो ताकत है वो ना के बराबर है। इसी से अगर हम शुरू करें, भारत का इस अभी जब तक 10 दिन हो चुके हैं, जो युद्ध है उसमें जो रोल है, एक किरदार है जो भारत ने भूमिका निभाई है, वो लांछनास्पद भूमिका है। बाकी और कुछ शब्द उसके लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है, क्योंकि इतना कायराना अंदाज भारत का मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और मेरे बुजुर्ग जो हैं, जो पत्रकार मैं देख रहा हूँ, जिनसे बात कर रहा हूँ, या रक्षा विशेषज्ञ हैं या फिर मिलिट्री के लोग हैं पहले जो रिटायर हुए हैं, टॉप लेवल के, यानी जनरल ब्रिगेडियर लेवल के, तो वो लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग कह रहे हैं कि भारत इस तरह से कभी बर्ताव नहीं करता है। हाँ, हम लोग तटस्थ रहते हैं, लेकिन मानवता और न्याय के संदर्भ में हम कभी तटस्थ नहीं रहे। हमने भूमिका ली है, जैसे कि फिलिस्तीन को हमने पहले मान्यता दी, पहले नॉन अरब कंट्री है हम लोग जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। अब आपने जो बताया उसके ऊपर मैं पहले आता हूं, थोड़ा और विस्तार से बताना जरूरी है लोगों को। ईरान की जो क्षति हुई है उसके बारे में आपने बताया, लेकिन इजराइल की जो क्षति हुई है वो न भूतो न भविष्यति ऐसी क्षति हुई है। ईरान ने अपने तरफ से एक ऐसी जंग छेड़ी है जिसकी वजह से हाइफा पोर्ट, जो भारत और इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, उसको पूरी तरह से भस्मसात कर दिया है। दूसरा, तेल अवीव को एक खंडहर बना दिया है। हालांकि वहां पर शूटिंग करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा चलाने के लिए मनाही है। स्वाभाविक रूप से अगर इजराइल जीत रहा होता तो मनाही क्यों करते। इनके सारे जो महत्वपूर्ण जो मध्य पूर्व में बेसेस हैं अमेरिका के, जहां तक कि यूएई में है या फिर सऊदी में है, बहरीन में है, कतर में है, जहां जहां है वहां ईरान ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। यहाँ तक कि बहरीन में तख्ता पलट भी हो गया है। यानी ये पहली ईरान की जीत है, बहरीन के राजा भाग गए। तो आप समझिए जॉर्डन में, जॉर्डन में यहाँ तक कि हर जगह ये अफरा तफरी मची हुई है। ईरान की तरफ से ऐसे तोहफे में ऐसे ऐसे बारूद मारा ये गया कि अभी चर्चा ये है कि नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि ईरान के ऊपर परमाणु हमला किया जाए ताकि ईरान को चुप किया जा सके। लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2-3 चीजों की जरूरत होगी। क्योंकि ईरान पे परमाणु हमला करके इजराइल इतना नजदीक है कि इजराइल बच नहीं सकता उस हमले से, एक। दूसरी सामरिक शक्तियां जो है, जैसे चीन है, उत्तर कोरिया है, रशिया है, वो परमाणु से लेस है और परमाणु मिसाइल उनके पास है। वो चुप नहीं बैठेगी ईरान के साथ ऐसा कुछ करने गए तो। मानवाधिकार का इतना बड़ा उल्लंघन करने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ी अपनी पहले ही वो छवि की कीमत चुका नेतन्याहू की वजह से चुका दे चुके हैं। लेकिन अब वो ये नहीं सह सकते। दूसरा विकल्प ये है, अब
इजराइल और अमेरिका के पास की बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी इजराइल में सैन्य उतारा जाए। अब देखिए, इजराइल के आपने तेल अवीव या एयरपोर्ट या वहां पर जो छोटी छोटी जो रास्ते हैं, पगडंडियां वहां पर देख रहे हैं, तो पूरे इजरायली भाग रहे हैं। यानी यहूदी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर अपने मूल देश जो है, उनके दो देश होते हैं, क्योंकि इजराइल उनका एक देश है, और जो देश जिस देश से वो आते हैं वो देश होता है। यूरोप और यूएस वापस लौट रहे हैं। करीब करीब 20 लाख पॉपुलेशन अभी तक भाग चुका है। तो बूट्स ऑन ग्राउंड जो बात है, और आईडीएफ में यानी इजराइल की सेना में इस पे भी विवाद छिड़ा है। कुछ एलिट लोगों के बच्चे जा नहीं रहे, कुछ बहुत थोड़े लोगों के गए हैं, लेकिन बहुत एलिट लोग जो है उनके बच्चे जा नहीं। ये बात अमेरिका में भी सही है। लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब का बेटा क्यों नहीं लड़ रहा है, तो हमारे बच्चे क्यों इजराइल के लिए जाए। तो बूट्स ऑन ग्राउंड की सच्चाई ये है कि अमेरिका के जवान, अमेरिका का खून, अमेरिका के लोगों का खून, अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे इजराइल के लिए ईरान में खर्च करना, अब ये मुझे लगता है संभवतः नामुमकिन है। एक तो ईरान का टेरन ऐसा है कि हार निश्चित है, और पहले ही बहुत सारे अमेरिकन सैनिकों को कैप्चर कर चुके हैं ईरान, और उनकी जो नेवल जो पावर थी उसको भी क्षति पहुंच चुकी है। यानी ईरान की तो बर्बाद हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है, उन्होंने अमेरिका को भी डैमेज किया है, और इजराइल का जो सारा बल है वो अमेरिका के ऊपर है। यानी शॉर्ट में हम लोग बचपन में जो बोलते थे ना कि आप लड़ो हम चड्डी संभालते हैं, वो वाली इजराइल की भूमिका है। अमेरिका लड़ेगा और इजराइल बस चड्डी संभालेगा, यानी नेतन्याहू बस बातें करेंगे बड़ी बड़ी। तो इजराइल के जो हमले थे ईरान के ऊपर, ऑयल डेपो के ऊपर, उससे ऑयल डेपो को बहुत आग लगी, बहुत बड़ी आग लगी ईरान में। उसके जवाबी हमले में उन्होंने पावर स्टेशन और ऑयल डेपोज इजराइल के इस तरह से तहस नहस कर दी कि अब इजराइल में लाइट ही नहीं है। और बंकर में अभी आपने जो भी फोटोज और वीडियोज आए हैं उसमें दिखाई देता है साफ तौर पर कि पहले वो बंकर में नाच रहे थे, खुश थे, गाने थे वगैरह वगैरह, पहले 2 दिन 3 दिन में। अब वो नहीं, अब डर का साया है, और किसी भी वक्त भाग, क्योंकि तेल अवीव एयरपोर्ट पे ही आपने देखा होगा, लोग इंतजार कर रहे थे फ्लाइट का, तो पीछे आके गिर गया है बम, तो लोग वापस गए। तो और कई सारे एयरपोर्ट्स इजराइल में अब काम करने के लायक नहीं रहे। इतना ही नहीं कि अपना जो सैन्य बेस है, जो इजराइल और अमेरिका ने एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, तो इमीडिएटली चाइनीज वहां पर वॉरशिप्स है, उन्होंने उसका पता ईरानी आर्मी को दिया। ईरानी आर्मी ने इमीडिएटली हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर उसे भी खत्म कर दिया। तो ये जो चित्र है 10 दिन के बाद युद्ध का, और ईरान का हौसला बहुत बुलंद है। देखिए, अमेरिका और इजराइल की जो मायावी और दुष्ट नीति थी शुरू की, इसको दुष्ट ही कहना चाहिए, कि 86 साल के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामेनेई, उनको मार डाला, और उनके साथ कुछ वरिष्ठ नेताओं को मार डाला। मार डालने की वजह से ईरान की क्षति हुई, बस वो उनके रहबर जो थे वो मारे गए। लेकिन इसराइल और यूएस की बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि वो व्यक्ति वैसे थे कि जिनमें विवेक बहुत ज्यादा था। उन्होंने 2000 किलोमीटर से ज्यादा बड़े वाले 5000 किलोमीटर वाले मिसाइल डेवलप करने से अपने साइंटिस्ट को मना करके रखा था, या आईआरजीसी के जो यंग ब्लड था उन्होंने रोक के रखा था कि आप जो बहुत ज्यादा हमले नहीं करेंगे। तो एक तरह से वो बफर का काम कर रहे थे इजराइल और अमेरिका के लिए। पिछले 12 दिन का जो वॉर हुआ था उसमें एक लेवल तक उन्होंने बफर का बहुत बड़ा रोल निभाया था। और देखिए, आप सीज फायर की बारी आती है इजराइल की तरफ से, तो भी आप किससे बात करोगे, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके रहबर को आपने मार डाला है। वो क्यों बात करेंगे? वो कहेंगे हाँ, वो भी हम भी देखो, शहीद होने को जो डरता नहीं है उससे क्या ही बात कर सकते हैं। तो मैंने अपने जीवन में जो महानतम
डिप्लोमेट्स देखे हैं, उनमें से सर्वोच्च मैं जिनको मानता हूं वो आज के लिविंग लीजेंड जो है वो रशिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लारोव साहब है। लारोव, हम्म। उनको कल मैंने बात करते हुए देखा और उन्होंने जिस तरह से मुंह पे अरब कंट्री की धज्जियां उड़ाई। उनको कहा गया कि ईरान को आप रोकने के लिए कुछ प्रयास कीजिए, लाराव साहब को बोला गया। हम्म। लाराव साहब ने बोला हम क्यों बोले, आपने जब 165 हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि 165 बच्चियों को जब मारा गया ईरान के, तब आपने उसका निषेध तक नहीं किया। कैसे आप स्पाइनलेस कंट्रीज हो, साथ के साथ मुसलमान कंट्रीज। लाराव साहब बहुत कम बार मैंने नहीं, एक भी बार मैंने, पहली बार मैंने उनका गुस्सा देखा, वरना वो इतने डिप्लोमेट है कि वो अंदर क्या है वो बाहर नहीं दिखाते। शायद बहुत कम लोग जानते हैं वो कितने बड़े आदमी है। पुतिन सरकार की जो डिप्लोमेसी है उसके वो बहुत बड़े आधार स्तंभ है। तो उनका गुस्सा अरब राष्ट्र पे फूट गया कल इस तरह से। ये स्थिति है आज की तारीख में। तो अरब नेशंस जो है वो गिल्ट में है और वो छुप छुप के अब ईरान का समर्थन करने लगे हैं। वो उनको ये भला नहीं चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि क्यों अमेरिकन बेस हम रखे इजराइल के लिए ताकि हमारे ऊपर हमला हो। दुबई का सत्यानाश हो चुका है, बाहर इनका राजा भाग चुका है, सऊदी अरेबिया का वो जो दबदबा था वो खत्म हो चुका है, कतर की तो आप देख रहे हैं, जॉर्डन का जो हालत देख रहे हैं, ये सारी चीजें। और ओमान ने मीडिएट करने की कोशिश की थी, ओमान एक शांति प्रिय देश है और ओमान ने मीडिएट करने की कोशिश की थी। तो ओमान ने एक कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेसी को अंजाम तक लाया, तब नेतन्याहू ने होशियारी से हमला कर दिया। इससे ओमान नाराज है। वो कह रहे थे कि दूसरे दिन इस पे हल निकलता और डिप्लोमेटिकली सारी बातें हल हो जाती, तब जाकर इन्होंने हमला कर दिया। तो हम क्या ही बोले अब ईरान को। तो अब देखिए ये स्थिति में रही भारत की बात, तो भारत सब जगह से बच चुका है। मोदी जी और उनके साथियों के जो राज छिपे हुए हैं नेतन्याहू के पास, एप्स्टीन फाइल में, ट्रम्प साहब के पास और चाइना के पास, उसकी वजह से ना इस पक्ष में है आप, ना उस पक्ष में है आप, ना मानवतावादी है, ना यूटिलिटेरियन है, ना अपॉर्चुनिस्ट है, कुछ भी नहीं है आप। आपको आता है कोई भी और बजा के जाता है, ये स्थिति है। और इजराइल ये घात लगा के बैठा है कि आने वाले दिनों में जब सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, तब हमारा पॉपुलेशन जाकर कॉलोनी बनाकर भारत में रहेगा और भारत का जो बेचारा मजदूर है उसका शोषण करने के लिए हम यहाँ लाएंगे और इजराइल फिर से खाएगा। और उसको ना कहने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो हाँ कह के आए हैं। पहले ही वो सबको हाँ कह के आए, वो कोरे कागज पे साइन करके आए, देश को बेच के आए। तो भारत की कोई विदेश नीति नहीं है। भारत के हित में जो है वो करेंगे, जयशंकर बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप जयशंकर, हरदीप पुरी, ये अजित डोभाल, इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आप समझिए, मोदी के कैबिनेट में सारे के सारे निशिकांत दुबे हैं। भी बोलेंगे अब वो क्लोन्स हैं, बस वो निशिकांत दुबे की तरह जो पट्टी कुछ भी पढ़ाएंगे। जब आप सामने आएंगे, मोदी जी बात नहीं करेंगे। मोदी जी उत्तरदायी भी नहीं है, मोदी जी को मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है विश्व में और क्या था और कैसे, क्योंकि संघ में ये सब सिखाया नहीं था, खुद मोदी की सीखने की इच्छा नहीं थी और वो कॉम्प्रोमाइज तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसी स्थिति में, और इलेक्शन कोई वो समर्थन तो न था नहीं जनता का। अब बात यह है कि वो बात नहीं करेंगे तो सामने को किसी को बात करनी पड़ेगी आकर। तो जयशंकर, जब तोप के सामने आप आ जाते हो तो कुछ तो ठोक देना चाहिए आपको, एक लाइन। तो हम भारत के हित में होगा वो करेंगे, कौन कहेगा भारत के हित में नहीं होगा वो हम करेंगे। जयशंकर की हिम्मत है ऐसे बात करने की, लेकिन दिख रहा है कि भारत के हित में जो नहीं है वो सारी चीजें आप कर चुके हैं। ईरान आपका पुराना दोस्त था, आप गवा चुके हैं। तेल के मामले में आप आत्मनिर्भर नहीं हो, जो तेल जिनके पास था वो दोस्त आपके थे, ईरान था, रूस था, उनको दोस्त खो चुके हैं आप अमेरिका जो कह रहा है वो ट्रेड डील कर चुके हैं। आपने अपने अर्थव्यवस्था के बैंड बजा के रखी है। जो हाइफा पोर्ट आपको मिला था वो अब ध्वस्त हो चुका है।
वहां चाबार पोर्ट पे आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे ईरान के, वो आपने खुद ही छोड़ दिया और इसराइल ने उसको ध्वस्त कर दिया। तो ईरान ने हाइफा पोर्ट उद्ध्वस्त कर दिया और वहां पर इसराइल ने चाबार पोर्ट को उद्ध्वस्त कर दिया। तो हमारा हित जिन जिन चीजों में था वो सब खत्म हो चुका है। हमसे रुतबा और दबदबा पाकिस्तान का आज ज्यादा है, उनके साथ चीन है, उनके साथ कुछ देश है। वो एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते मुस्लिम देशों में उनकी एक एक रिस्पेक्ट है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा न्यूक्लियर पावर, हम कुछ भी नहीं कर सकते वो हम होने के बावजूद, बस हम पे कोई हमला नहीं करेगा। और वैसे भी हम पे कौन हमला करता, क्योंकि हम मुफ्त में अब मजदूर नेतन्याहू को सप्लाई करने वाले हैं, तो हमला क्यों करेंगे वो। और ईरान के हम पुराने दोस्त हैं, तो लिहाज करके वो भी हमला नहीं करेंगे। तो छोड़िए, हमारे समंदर में हमारे दोस्त राष्ट्र के जो आदमी और उसमें लड़कियां भी थी, मालूम है आपको, नेवी की नेवल ऑफिसर्स लड़कियां थी ईरान की, जिन्होंने ताजमहल के सामने अपनी तस्वीरें खींची थी, घर को ले जाने के लिए हिंदुस्तान से सामान खरीदा था और हमारे लोगों के बच्चों के साथ सेल्फियां खींची थी। उनको अपने ही समुंदर में अमेरिका ने डुबा दिया और जो बच्चे थे उनको बचाया गया श्रीलंका द्वारा। ये हमारे हित में हम काम कर रहे हैं। हमारी बेइज्जती, हमारी कायराना अंदाज इस तरह का और हमारी इतनी बड़ी ताकत होने का जो भ्रम पैदा किया गया 12 साल में, इसका गुब्बारा इस तरह से फूटेगा, इसकी कल्पना तो साक्षात ब्रह्मा जी ने भी नहीं की होगी। तो ऐसी भारत की बच चुकी है कि भारत की जनता के लिए मोदी रेजिम एक श्राप बन गई है। ये रेजिम जब तक जाती नहीं, तब तक भारत को अपने खुद के रास्ते, जिसमें उसका हित है और भारत की सामरिक शक्ति का जो एक दबदबा था उसको पुनर्स्थापित करना है, वो सब करना मुमकिन नहीं है। तो भारत को जल्द से जल्द इस पे विचार करना चाहिए, भारत के विपक्ष को, भारत की जनता को। और आपने क्योंकि ये बात कहा कि भारत अब ईरान से अपनी दोस्ती तोड़ चुका है, रूस से हम दूर हो चुके हैं, हम अमेरिका और इजराइल के करीब गए हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल वो ठीक है कि आपका स्वागत करेंगे और नेतन्याहू बताएंगे कि उनकी पत्नी ने सैफरन पहना है, लेकिन अगर उसके आगे आप जाएं तो जिस तरह का अमेरिका का बर्ताव रहा है इंडियन ओशन में, इंडियन नेवी को ना बताते हुए हमला करना, एक फिर कहना कि हम इंडिया को अलाउ करते हैं कि आप रशिया से ऑयल लो, और फिर उनके यहाँ पर आकर अधिकारी कहते हैं हम इंडिया के साथ बराबरी का डील नहीं करेंगे क्योंकि वो उसी तरह से गलती हो जाएगी जो 20 साल पहले हमने चाइना से किया था और चाइना आज हमारे बराबर आ गया, यानी ये बराबरी का डील नहीं होगा। ऐसी बातें खुलकर कह रहे हैं। आप किस तरह की ग्लोबल पावर की बात कर रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दो, आप देखो हम एक ऐसे समय में साइड नहीं ले रहे हैं जब स्विट्जरलैंड जैसे देश भी सामने आकर कह रहे हैं कि यूएस और इजराइल की ओर से ईरान में जो स्ट्राइक हुआ है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। जब एक न्यूट्रल कंट्री के पास भी इतना स्पाइन है, हम इतने स्पाइनलेस कैसे हो गए? हमने क्यों सब कुछ बंद कर दिया? और ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई बराबरी का डील हुआ है अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ। देखिए, हमारे कायरता का प्रतीक अगर आपको ढूंढना है तो स्विट्जरलैंड तक मत जाइए। मालदीव्स, स्पेन, बेल्जियम, अजरबैजान, ऐसे छोटे देश, इसमें से कुछ न्यूक्लियर पावर, मालदीव तो हमारे ऊपर निर्भर करता था, डिपेंड रहता था। ऐसे देशों ने इजराइल से सीधा पंगा ले लिया है और उनकी मानवताहीन जो कृत्य है, काम है, उसकी भर्त्सना की है। रही बात डील की, वो डील एक ब्लैकमेल डील है और ब्लैकमेल इस देश को नहीं किया गया, एक व्यक्ति को किया गया जिस देश को मुखिया बना बैठा है। उनको ब्लैकमेल करके हमारे देश का डील कैसे किया जा सकता है? उनको देश हित में रिसिग्नेशन देना चाहिए, कहना चाहिए कि मेरे वजह से, मेरे ब्लैकमेल करने की वजह से मेरे देश का अगर नुकसान होता है तो मैं अपने पद से हटता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये देश ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाइए, वो डील करेगा, तब जाके वो बराबरी का डील होगा, भारत को सब डरने लगेंगे। इतनी सी बात है। लेकिन मोदी की सत्ता का मोह जो है और आरएसएस और बीजेपी का जो भ्रम है इजराइल के प्रति, आपको मालूम है इजराइल में, आपने वो वीडियो फुटेज दिखाई है लोगों को,
जब बंकर में पनाह लेने की बारी आई तो हमारे जो मजदूर है उनको पनाह लेने के लिए जगह नहीं थी, उनको अंदर लिया नहीं गया। मालूम है ना, आपने देखा होगा वो वीडियो। उनको बाहर जहां पर रोड रेल की जगह यहाँ वहां दौड़ना पड़ रहा है, उनको अंदर नहीं लेते, उनको बाहर निकाल देते। तो बराबरी का डील तो इजराइल से भी नहीं है, उन दोस्ती दिखाने के लिए जो है वो मोदी और नेतन्याहू में, वो भारत और इजराइल में नहीं है। भारत कभी एंटीसेमेटिक तो था ही नहीं, सवाल ही नहीं, भारत को एंटीसेमेटिक होने का सवाल ही नहीं उठता। हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, हमको मालूम भी नहीं है। एंटीसेमिटिज्म यूरोप की कॉन्सेप्ट है और यूरोपियन ने, जो जर्मनी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया था वो था। लेकिन भारत बाकी देशों के साथ गर्व से खड़ा रहता था, वो अब नहीं रहा। हमारे लोगों का जहां जाते हैं वहां अपमान हो रहा है और वो सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है, मोदी और उनके कुछ साथियों की वजह से। 4 गुजराती जो हैं वो हमारे देश का पूरा निर्णय प्रक्रिया ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और वो निर्णय देश के पक्ष में नहीं जा रहे हैं और ये बहुत गंभीर बात है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी आता है, कनाडा का प्रधानमंत्री आता है या कनाडा का अध्यक्ष आता है या किसी दूसरे देश का विदेश मंत्री आता है, तो आता है तो भारत सरकार के लोगों से, आला लोगों से मिलने के बाद अंबानी के घर जाता है। ये कौन सी रणनीति है? ये कौन कौन फैमिली है? ये कैसे हो रहा है? ये कैसे होने दिया जा रहा है? तो मोदी जी की पकड़ पूरी तरह से निकल चुकी है सरकार के ऊपर से। वो खुद को बचाने के लिए जो भी सामने आए वो चीज और दिन निकाल रहे हैं और मोदी की सत्ता जो है वो दांव पे लगी है। और सत्ता इसलिए दांव पे लगी है क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो अगर सत्ता छोड़ते हैं तो उनके सारे कारनामे बाहर आ जाएंगे, फिर देश में या विदेश में उनको पनाह मिलना मुश्किल हो जाएगा, उनके साथियों को और उनको। हरदीप पुरी साहब का तो आपको पूरा मालूम ही है। हरदीप पुरी क्या खुद के लिए नहीं कर रहे थे, वो एप्स्टीन को लिखते हैं कि थैंक यू फॉर योर ऑटोग्राफ बुक्स। तो बुक्स का मतलब हमें मालूम नहीं और ऑटोग्राफ का मतलब मालूम नहीं। क्लेमन आइलैंड्स में 2400 करोड़ रुपए का जो भी कुछ वो है उसका इसके साथ कई लोग संबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किताबों के लिए ऑटोग्राफ एप्स्टीन की इतनी महंगी कब से होने लगी। तो ये सारे जो मेल है, ये सारी जो चीजें हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो ये जो उल्लेख है कि आपकी किताब के लिए शुक्रिया ऑटोग्राफ की हुई, वो जैसे लोग जोड़ रहे हैं वो डायरेक्टली वो संबंधित है या नहीं है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन पैसे आए हैं ये भी सच है। और उसके ऊपर जो जिस ट्विटर एक्स हैंडल ने इसको उजागर किया था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया हिंदुस्तान में। शुक्ला साहब का था, उन्होंने कुणाल शुक्ला शायद मुझे लगता है उनका नाम। तो ये लिप्त हैं ऐसे कामों में। वो हरदीप पुरी साहब थोड़ी अपने लिए कर रहे थे, उनको किसी ने करने के लिए कहा था। वो तो प्राइवेट सिटीजन थे, खुद ही उन्होंने कहा है। और प्राइवेट सिटीजन के बाद सीधा पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए। तो उन्होंने किया जिनके लिए, उन्होंने उसका रिवॉर्ड भी दिया उनको, ये भी दिखाई देता है। तो सीधा क्विड प्रो क्यो का मामला एस्टेब्लिश हो रहा है। तो बस अब आपको एक तार और जोड़नी है, बाद में सब क्लियर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत है। इजराइल और अमेरिका से हमारी दोस्ती है, लेकिन अमेरिका के हम गुलाम नहीं है। ये इंदिरा जी ने कहा था, ये राजीव जी ने कहा था, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका एक पुराना लोकतंत्र है और भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, दोनों की बहुत करीबी दोस्ती है। लेकिन हम उनके गुलाम नहीं है, हम उनके कॉलोनी नहीं है। लेकिन अब मोदी जी ने जो ट्रेड डील साइन किया उसमें ट्रंप ने मोदी जी को करवाया और हम कॉलोनी बन गए बिना वजह। और इजराइल के साथ तो हम उनका पक्षधर होने का सवाल नहीं उठता अभी इस वक्त, क्योंकि उन्होंने गाजा में जो बच्चे, बूढ़े, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, औरतें और जो मासूम जितने लोग हैं उनका जो कत्लेआम किया, जेनोसाइड किया है, वो जेनोसाइड एंटीसेमिटिज्म जिसे हम कहते हैं उससे कम नहीं है। तो एक गलत दूसरे गलत को, और
फिलिस्तीन ने कभी उनके खिलाफ ऐसा कुछ किया नहीं था। वो तो हिटलर ने किया था, उसके खिलाफ इन्होंने कुछ किया नहीं, यानी हिटलर या जर्मनी। लेकिन ये सब जो हुआ उन्होंने किया, उसके बाद हमारी अ, दोस्ती फिलिस्तीन की जगह या ईरान की जगह इजराइल के साथ कैसे हो सकती है? ये स्वाभाविक, और भारत के हित में जो है वो अगर जयशंकर कर रहे हैं तो ये सारे सवालों के उनको जवाब देने पड़ेंगे। वो भाग जाएंगे, जवाब नहीं हम्म, देंगे। हम्म, जब तक ये लोग सत्ता में हैं, ये मंडली जब तक सत्ता में है, तब तक भारत को अपने शर्मनाक दौर से बाहर आना नामुमकिन है। भारत का शर्मनाक दौर उस दिन खत्म होगा जिस दिन मोदी शासन व्यवस्था से हट जाएगी। हम्म, राजू सर, जिस एस जयशंकर की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब राज्यसभा में जयशंकर खड़े होकर कहते हैं कि देखिए, दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, भारत वही फैसला लेगा जो भारत के हित का होगा। Our national interest, including energy security and trade force, will always be paramount. और इसी का एक तरीके से जो जवाब राजू सर ने भी दिया कि आप फैसला ले कहां रहे हो। आप और आपके नेताओं को कुछ लोगों ने एक तरीके से अपना बंधक, अपना गुलाम बना लिया है और वो आपके लिए फैसला ले रहे हैं जिसे आप मान रहे हैं। लेकिन राजू सर, अब भारत और रशिया के बीच में जिस तरह के रिश्ते थे, कई सालों से थे, हम तेल लेते थे, अमेरिका ने रोक दिया। ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे थे, अमेरिका ने रोक दिया। 2014 के बाद के जो मिसप्लेस्ड रिलेशंस नई सरकार ने बनाए हैं, क्या उसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं? जो अब हम देख पा रहे हैं, एक तरीके से दुनिया भर में एक मॉरल कंपास, मैंने इस पर भी लोगों को कहा था इससे पहले, भारत के पास मौजूद था। हम कहीं पर भी कॉलोनियल जो पावर्स होते थे उसका विरोध करते आए हैं। हमें खुद को आजादी मिली है, हम उनके मुद्दे को उठाते रहे हैं। ऐसे में अनप्रोवोक्ड ईरान पर आपकी ओर से हमला किया जाता है, वहां के जो सबसे बड़े नेता रहते हैं उन्हें मारा जाता है, और भारत को रिस्पॉन्ड करने के लिए 7 दिन से ज्यादा समय लग जाता है, जिसके बाद हम जाकर एक बुक पर साइन करते हैं और एक कंडोलेंस की बात जो है वो 7 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये जो आपने 2014 के बाद अपनी दोस्ती बदली है, उससे शायद कुछ लोगों को फायदा होगा, देश को तो नुकसान पर ही नुकसान हो रहा है। अहमदाबाद में जो क्रिकेट मैच हो रही थी उसके लिए आप जा सकते हो। वहां पर जो भी आपको जाना भी जरूरी नहीं है, और वो मैच भी एक्चुअल फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग थी नहीं। इसके ऊपर पहले नासिर हुसैन साहब ब्रिटेन के कैप्टन बोल चुके हैं। खैर, उस पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि क्रिकेट के बारे में क्या ही बोले उतना कम है। उसका जो गोबर करना था वो हो चुका है। लेकिन आपके विदेश सचिव जाकर वहां पर ऑटोग्राफ, वो कंडोलेंस बुक खोलने के बाद जाके एक लिख के आए कंडोलेंस। ये कोई मित्रता की निशानी नहीं है। कंडोलेंस वो होता है जहां जब मौत हुई खamenei साहब की, एक शहादत हुई, उसी वक्त अगर अपने एक्स अकाउंट पे मोदी जी लिखते कि मेरे मित्र जो उस अभी के राष्ट्रपति हैं ईरान के, उनके रहबर जो है, और हमारे आशिया के बहुत बड़े नेता और बुजुर्ग व्यक्ति जो मार्गदर्शक रहे हैं कई सालों से, जिन्होंने भारत के इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ा था। उनके की कई स्पीचेस है, आप दिखा सकते हैं, भारत के ऊपर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे है, उनकी किताबों पे है। तो भारत की कॉलोनाइजेशन की वजह से हुए नुकसान के खिलाफ बारे में वो ब्रिटेन के खिलाफ भी बोले हैं। तो ऐसा एक हमारा दोस्त हम आज खो चुके हैं। ये एक्स पे उनको कंडेम भी करना चाहिए था, उनकी हत्या का निषेध होना चाहिए था, और साथ में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री का ये काम था। और बाद में जब कंडोलेंस की जो किताब खोली यहाँ की एम्बेसी ने ईरान के, तब खुद प्रधानमंत्री जाकर उस पर लिख के आते। ये भारत की मित्रता होती है। वो जो मिस्री करके आए, वो इतना दबाव था, फिर सोनिया जी ने आर्टिकल लिखा था, लोगों का दबाव था, पूरा देश ईरान के साथ है। 93% लोग, हमने भी वोटिंग लिया था, देखा ना आपने, 93% लोग ईरान के साथ है, 7% सिर्फ मोदी के साथ है, इजराइल के साथ है। तो ऐसे वक्त इनको जबरदस्ती वो कंडोलेंस लिखना पड़ा, वरना वो डरे हुए थे कि कहीं इजराइल नाराज होके अपना ब्लैकमेल का जो कागज है वो एक कागज आगे ना कर दे। ये लेवल का डर था। तो और उन दिनों
प्रधानमंत्री एक्स पे अपने अकाउंट पे उलूल जुलूल बाकी सारी चीजें लिख रहे थे, किसी का बर्थडे, किसी का विश डे, ये डे वो डे। खैर वो तो उनका हक है, उनका प्रेरोगेटिव है, वो लिख सकते हैं, इसमें मुझे बोलना नहीं चाहिए और मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन बात यह है कि उनको अपने ज्येष्ठ जो हमारे मार्गदर्शक थे ईरान के, आयतुल्लाह खamenei, उनके बारे में लिखना जरूरी था। ये भारत की नीति रही है, हम शत्रु के प्रति भी मृत्यु के बाद आदर दिखाते हैं, वो देश है। यहाँ तो वो हमारे मित्र थे, हमें 1994 में, 2008 में और कई बार पहलगाम के टाइम में भी मैंने डाला था, हर बार उन्होंने हमारे पक्ष लिया था, हमारे हमेशा पक्षधर रहे हैं। जब ईरान हमारा पक्षधर नहीं था, वो रजा पहलवी शाह साहब जब सत्ता में थे तब की बात वो निशिकांत दुबे पन्ने दिखाते हैं, उनको इतिहास का कुछ मालूम नहीं है। उनके बारे में राजीव प्रताप रूडी अच्छी तरह से बात कर चुके हैं, बीजेपी के, तो और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और उनका फैसला हो जाएगा, नियति किसी का फैसला रखती नहीं है अपने पास, उधार सबका कर देती है। आज जो इजराइल भोग रहा है, उनको याद आता होगा कि उन्होंने गाजा के साथ क्या किया था। तो अगर इससे भी वो सुधरे नहीं तो वो नियति कर्मा इस बीच वो वापस आएगा। तो इसीलिए लोग शांति प्रिय होते हैं, इसलिए गांधी जी अहिंसावादी थे, इसलिए मैं गांधीवादी हूँ। क्यों मैं नहीं चाहता कि ऐसे कर्म करूं या करें कोई कि जिसमें सम्मान ना हो, जिसमें शांति ना हो, जिसमें प्यार ना हो, जिसमें मोहब्बत ना हो, क्योंकि यही फिर घूम फिर के मेरे पास आएगा। तो भारत का ये विशेषता थी गांधी नेहरू के समय से कि सम्मान, आत्मसम्मान पहले भारत का, दूसरा अपने दोस्तों के प्रति मोहब्बत, तीसरा अपने शत्रु के प्रति भी मृत्यु के बाद नफरत भूल जाना और हमेशा एक मोहब्बत का व्यवहार रखना। ये भारत के विदेश नीति और देश की नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। यह देश में ही मोदी जी अपने लोगों को न्याय नहीं दे रहा है, न्याय नहीं दे रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड धान और बीज अब हमारे देश में आएंगे अमेरिका से, क्योंकि मोदी जी फंसे हुए हैं किसी ब्लैकमेल इसमें। तो ऐसी स्थिति में क्या ही भला कर सकते हैं वो देश का? अब वो एक ही भला कर सकते हैं, रेसिग्नेशन। मोदी जी का और उनके साथियों का रेसिग्नेशन इस देश के लिए उन्होंने की हुई सबसे देशभक्तिपूर्ण कृति होगी। जी, क्योंकि आपने सोनिया गांधी का जिक्र किया तो उस पर भी मैं आना ही चाहता था कि सोनिया गांधी की ओर से इंडियन एक्सप्रेस में जब एक लेख लिखा गया और सवाल पूछा गया, उससे भी जो केंद्र सरकार है उस पर दबाव तो बना, लेकिन ठीक उसी समय सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें चलने लगी। सोशल मीडिया पर चीजें ऐसे चलने लगी कि कुछ लोग इजराइल और अमेरिका की ओर से जो हमला किया गया उसे ऐसा डिफेंड करने लगे कि आप देखो ईरान में जो वहां की महिलाएं हैं उनको किस तरह से आजादी नहीं है, ऐसी बातें सामने आई। फिर उनकी ओर से कहा गया कि खamenei साहब ने कश्मीर के मुद्दे पर बार बार बात उठाया है, मुसलमानों का किस तरह से इस देश में उन पर हमला हो रहा है, ये बातें उठाई है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो आईटी सेल के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया था और एक तरीके से बताने की कोशिश की कि क्यों भारत जस्टिफाई करने की कोशिश की कि कैसे भारत जो कुछ कर रहा है वो एक सोची समझी रणनीति है। और ये लोग राजू सर बात कर रहे थे ईरान में महिलाओं के बारे में, जो लोग यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारी जो कुश्ती महिला खिलाड़ियां हैं वो कई दिनों तक प्रदर्शन करते रहे, तब यही लोग चुप बैठे थे, लेकिन दूसरे देश की महिलाओं का इन्हें फिक्र होता है। और तो और वहां पर एक स्कूल में 165 बच्चों को मार दिया गया, तब भी हमारे उधर से कोई भी कुछ नहीं कहता है, किसी तरह की कोई निषेध किसी की ओर से नहीं की जाती है। ये कौन से मॉरलिटी की बात हम करते हैं और जब जैसी जरूरत हो कोई भी दोस्त बन जाता है, कोई भी दुश्मन बन जाता है। ये किस तरह की रणनीति है? कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप हमारे दुश्मन थे, अब हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अब ये वही टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे थे, जब वो इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकाने का क्रेडिट ले रहे थे तब सबसे बड़े विलन थे। अब ट्रंप कह रहे हैं तो हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। ये कभी भी पलटने वाली जो इनकी आदत है, ये किस तरह से हमें इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सोहित, मैं तुम्हें एक आंकड़ों से एक बात बताता हूँ। देखो ये शासन जो है, मोदी शासन, वो गए 12 सालों में सबसे बड़ा दुश्मन उनके लिए स्टैटिस्टिक्स रहा है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स से वो
डिस्ट्रॉय करते हैं हर चीज का स्टैटिस्टिक्स, लेकिन विदेश का स्टैटिस्टिक्स वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। इसलिए यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक का जो अहवाल है, यानी उन्होंने जो छापा है, उसके अनुसार ईरान की महिलाओं के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ईरान में फीमेल लिटरेसी, एडल्ट फीमेल लिटरेसी 85 से 86% है। एक, दो, यंग फीमेल लिटरेसी यानी 15 से 24 साल तक की जो लड़कियां हैं उनमें लिटरेसी यानी साक्षरता का प्रमाण 98 to 99% है। और 60% महिला यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसमें से 60% महिला है। और जो साइंटिस्ट है ईरान में वो 60% महिलाएं हैं। और ये साक्षरता का महिलाओं का प्रमाण शहार जो का शासन था इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले, वो सिर्फ 12% था। तो सिर्फ हिजाब से आप आकलन नहीं कर सकते कि महिलाओं की प्रगति क्या हुई है। वहां की महिलाओं से आप एक बार बात करके देखना, क्योंकि ईरान की महिलाओं से मेरी बहुत पहले से, यानी पूना में पढ़ने भी आती थी ना वो, तो दोस्ती रही है। उनकी बात, उनका एजुकेशन और ज्ञान, विश्व का ज्ञान भारत की महिलाओं से कई गुना ज्यादा है। आज के 12 साल का जो भारत बना है उससे तो बहुत ज्यादा है। हिंदू राष्ट्र बनाना, मनुस्मृति लाना, सती प्रथा का समर्थन करना, रेप जिन्होंने किए है ऐसे राम रहीम, ये वो, उनको पैरोल पे पैरोल देना, आसाराम, ये सब भारत में जो हो रहा है महिलाओं के प्रति, उससे ईरान एक स्वर्ग माना जाना चाहिए महिलाओं के लिए। हाँ, उनके कुछ मुद्दे हैं जिनसे उनकी सरकार से बनती नहीं है, जैसे कि हिजाब और चीजें, अन्य चीजें, लेकिन वो बेसिक कोर लिटरेसी, इंटेलेक्चुअल पावर विमेन की और विमेन के साइंटिस्ट, यानी आपको मैं बताऊं कि माइक्रोबायोलॉजी से लेके फिजिक्स तक ईरानी महिलाओं ने जो गए 10 साल में खोज किए हैं वो माइलस्टोन है। तो आप, और ये जो आपके जो रॉकेट अभी इजराइल खा रहा है रोज के, वो महिलाओं ने 60% बनाए हैं। और वो जो लगाते वक्त या छोड़ते वक्त जो और रहती है वहां पर, वो महिलाएं रहती है आर्मी में भी। तो आप ये मत समझिए, आपको लगता है कि गुफा में रहते हैं, जो आप तालिबान यानी अफगानिस्तान को सोचकर ईरान का सोच रहे हैं। तो एक हिंदूवादी जो पार्टियां हैं, यानी आरएसएस, बीजेपी और इनके कल्ट जो हैं, उनको भारत के बारे में कुछ नहीं मालूम, ईरान के बारे में कुछ नहीं मालूम, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं मालूम, शियाओं के बारे में कुछ नहीं मालूम, अली जैसा जीना और हुसैन जैसा मरना क्या होता है वो भी नहीं मालूम। ये लोग कायर है, कायर थे, कायर रहेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिशों की गुलामी की, स्वतंत्रता जब आई तो चुपके से बैठे, अब उनके हाथ में सत्ता आई तो इजराइल और अमेरिका के गुलाम होने में उनको 5 मिनट नहीं लगे। ये कायर और गुलाम लोगों से आप ईरान की महिलाओं के प्रति ना देखिए उनके चश्मे से, आप वास्तविकता को जानिए, समझिए और उस पर बात कीजिए। भारत की मुस्लिम महिलाएं भी कम नहीं है इंटेलिजेंस में और इंटेलेक्चुअल जीनियस में, उनकी बराबरी भारत के पुरुष भी बहुत कम बार कर पाते हैं। मैं ऐसी महिलाओं को जानता हूँ। ये आरएसएस बीजेपी के जो पुरोहित है ना, वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं है और चाहते हैं कि महिलाएं भी पढ़े नहीं, तो हिंदू महिलाएं जो उनका साथ दे रही है उनको देने दीजिए। लेकिन आपको इससे बाहर निकलना है तो हिंदू महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, ईसाई महिलाओं को और पुरुषों को भी मैं ये आह्वान करता हूं कि इनके खिलाफ बगावत देश प्रेम का प्रतीक है, भारत के प्रति, ये याद रखिएगा। जी बिल्कुल। अब क्योंकि सर हमने इतनी सारी बातें की हैं, सोई मैंने वो प्लेट आपको भेजी है, वो दिखाइए आप ईरानी महिलाओं को। जी जी, मैं उस प्लेट को भी इसमें ऐड कर दूंगा। उसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था, क्योंकि हमने इतनी बातें की हैं, तो ये बात भी की जानी चाहिए कि कैसे
165 छोटी बच्चियां जिनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब उसे लेकर मैं अल जजीरा की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें यह बताया गया है और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी बताया गया है कि यह अमेरिका की ओर से किया गया है और इंटेंशनली किया गया है। हालांकि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया भी कितना बायस आप देखते हैं कि 165 छोटी बच्चियां मर जाती हैं, इसका कहीं पर जिक्र नहीं होता है। और अमेरिका का कहीं पर भी कुछ हो जाता है तो इसे इतना बड़ा बताया जाता है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स के भी आर्टिकल्स आए थे जहां पर ऐसा आया था कि इजराइल क्लेम्स दैट स्कूल गोइंग गर्ल्स हैव बीन किल्ड। ना उसमें इजराइल का नाम लिखा था ना अमेरिका का लिखा था, और ऐसा बताया था कि इजराइल का ये दावा है, ईरान का ये दावा है, माफ कीजिएगा। ऐसी बातें सामने आई थी। तो ये कैसे है कि अमेरिका का खून खून है लेकिन दूसरे देशों का खून खून नहीं है, और हर बार कहीं पर कुछ हो जाता है। क्योंकि जो वेनेजुएला में हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि खामेनेई को मारने के बाद शायद ईरान में भी वैसा होगा, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं पहले उनकी ओर से कहा गया कि ये न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे थे इसलिए हमने मारा, फिर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया अगर हम उन पर हमला नहीं करते तो वो हम पर हमला कर देते। वहां की मीडिया भी, ये जो स्कूल की बच्चियां हैं, ये उनके कब्र की तस्वीरें सामने आई हैं, और इस पर हर किसी को सवाल उठाना चाहिए कि ये कौन से जंग कुछ लोग मिलकर लड़ते हैं और इससे क्या आप हासिल करते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां इसमें मर जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन इसे लेकर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप पर जितने सवाल पूछे जाने चाहिए थे या वेस्टर्न मीडिया में जितना ये बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था, वो कहीं पर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए एप्स्टीन फाइल, देखिए एक तो मैं बताता हूँ कि उनके जो शव जो कब्रिस्तान में जब दफनाया है। दफनाया गया तो उसका फोटोग्राफ है, वो दिल दहला देने वाला है। 5 से 11 साल की बच्चियां थी वो जिनको मारा गया, और ये काम ईरान में पहली बार हुआ इसलिए आपको लगा, लेकिन गाजा में निरंतर कई दशकों से नेतन्याहू करते आए हैं। नेतन्याहू सबसे बड़े आज के तारीख में, मुझे लगता है हिटलर जितना 20वीं सदी में बड़ा वॉर क्रिमिनल या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का शीर्षस्थ था, वैसे आज के नेतन्याहू हैं। तो ये कोई उनके लिए नई बात नहीं, लेकिन आपको मैं और बात बताता हूँ। बच्चियों के लिए आपने जो कहा, तो बेसिकली ये जंग किसके साथ है आप समझिए। एप्स्टीन ने खुद लिखा है कि मैं एक यहूदी परिवार से हूँ, मेरे 650 जो परिवार के लोग हैं वो सारे ये है यहूदी है, और वो रॉथस्चाइल्ड जो जायोनिस्ट, यानी सारे यहूदी गलत नहीं है, लेकिन जायोनिस्ट जो फैनेटिक जायोनिस्ट है, उनके जैसे डॉक्टर साख, वो खुद यहूदी है, वो इनके पोल खुलते रहते हैं। तो वो जो रॉथस्चाइल्ड जो है, जो देश दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, उनके लिए सलाहकार का काम करता था एप्स्टीन। एप्स्टीन का आइलैंड जो था, जिसको हरदीप पुरी एंजॉय ऑन योर एक्सोटिक आइलैंड वगैरह कहते हैं, वो एक्सोटिक आइलैंड बच्चियों के लिए नर्क था। आप समझिए, ये 165 बच्चियों की कहानी नहीं है, ये वॉर ही बच्चों का यौन शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ ही जंग है। ये हमें राइटियस होना चाहिए, हमें सही और सच के साथ रहना चाहिए, भले कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। आपको मालूम है कि बच्चियां जो थी इसी उम्र की, जो यौन शोषण के लिए विरोध करती थी, उनके दांत निकाले गए थे उस आइलैंड पे, ये तो सामने आया है। इतना ही नहीं, छोटे बच्चे जो, जिसको आप इन्फेंट कहते हो, इन्फेंट उनके दांत भी नहीं आते हैं दूध के, उनको भूखा रखा जाता है ताकि यौन प्रक्रिया के लिए वो चूसने के लिए जोर से काबिल हो जाए। ऐसी कृतियां की गई है उस आइलैंड पे। तो 165 बच्चियों को मारना ये कल्ट के लिए कोई नई बात थी ही नहीं, ये इनके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, ये इनकी फेटिश है, इसी में इनकी विकृति का आनंद समाया हुआ है। तो ये सिविलाइजेशन की बात कर ही नहीं सकते। और जहां तक ट्रम्प साहब की बात है, लोग कहते हैं कि ट्रम्प साहब का नाम भी, ये अब जो हालत उनकी है वो भी यही है कि उनको भी ये एप्स्टीन फाइल का डर दिखा के इस युद्ध में घसीटा गया। जबकि ईरान ने, ओबामा साहब जब अध्यक्ष थे अमेरिका के, तब कोशिश ये की थी कि अमेरिका ईरान पे हमला करे, लेकिन ओबामा साहब ने कहा नो, क्योंकि वो किसी से कॉम्प्रोमाइज्ड होने वाले व्यक्ति नहीं थे।
लेकिन ट्रम्प साहब को यही सारी चीजों को लेकर किया जा रहा है, ऐसा मानना है एक वर्ग का। मुझे सच झूठ नहीं मालूम, लेकिन बहुत आधार है कि यानी डॉट्स अगर दिखे तो वो डॉट्स है। तो आप समझिए ये एप्स्टीन क्लास है, जो इजराइल अमेरिका का जो एप्स्टीन क्लास है वो ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, ना कि अमेरिका लड़ रही है, ना पूरे यहूदी लड़ रहे हैं। ये एप्स्टीन क्लास लड़ रहा है। उसमें 165 बच्चों की जो शहादत कुर्बानी है वो एक एक मेटाफॉर है, ऐसा समझिए आप। ऐसा मैं मानता हूं। जी। भारत ने हाँ, उसका निषेध नहीं किया, वो बहुत शर्मनाक है। हमें अपने निजी तौर पे आपके और मेरे उसका निषेध करना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, और आपने जो बात की है कॉन्स्पिरेसी थियरी, ये भी चल रही थी कि जब ये पूरा हमला हुआ, आप देखें उससे पहले बिल क्लिंटन जो है वो गए थे, उन्होंने अपने आप को कमेटी के सामने प्रेजेंट किया था, जो फाइल सामने आए थे उससे लेकर। ऐसा कहा जा रहा था क्योंकि लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। हमने देखा इंग्लैंड में जो प्रिंस थे उनके ऊपर कार्रवाई की बात सामने आ रही थी, बिल क्लिंटन सामने गए थे, हिलरी क्लिंटन तैयारी कर रही थी डिपोजिशन करने की, और इस सब के बीच में ये हमला हुआ ताकि पूरा ध्यान जो है भटकाया जा सके। तो ये कुछ लोग, इंक्लूडिंग भारत के कुछ लोग, हमेशा से ये देखा गया है कि कुछ लोग अपने राज को छुपाने के लिए पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करने, अपने देश को तबाह करने में लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जंग भी उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आप भी ईरान के नेताओं से बात कर रहे थे और कैसे इस पूरे न्यूक्लियर का जो पूरा मुद्दा था उसे कैसे संभाला जा सके, उस पर एक समय आपकी खुद के ही लोग बात कर रहे थे, तो अचानक से आपकी ओर से हमला किया जा सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एप्स्टीन का एक बहुत बड़ा रोल, डोनाल्ड ट्रंप को अपने पुराने जो बातें हैं, इतिहास है, उसे छुपाना है। और इस सब के बावजूद आप सामने आते हैं और खुलकर झूठ बोलते हैं। ये दर्शाता है कि सर दुनिया में कुछ ताकतवर लोगों ने ही इस पूरे दुनिया को कहीं ना कहीं वॉर में झोंक दिया है और उसका असर हम सभी को उठाना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि एप्स्टीन फाइल के बीच में ये आ गया, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि नेतन्याहू एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के कांड में फंस गए हैं। उनको सजा हो सकती है। वो निरंतर युद्ध में रखना चाहते हैं इजराइल को, ताकि वो उनकी सजा और उसकी सुनवाई, उनकी जज भी यानी मर गया, वो एक्सीडेंट में मर गया, यानी एक गाड़ी को ठोक दिया उसके। समझ लीजिए यहाँ का पैटर्न और वहां का पैटर्न अलग नहीं। फिर अब ये भारत में मोसाद और इजरायली एजेंट्स इतने इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और ना ही आप ये मत समझे सारे यहूदी या इजरायली है। आरएसएस के लोग भी इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। आप ट्रोल्स देखिए, वही उनके लिए काम करते हैं। उनका जो ट्विटर एक्स हैंडल देखिए तो उसको आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज आपको देखिए, तो ये जो आइन वक्त पर अगर जब भांडा खुलने वाला है तब आपको जाकर युद्ध होता है या बम ब्लास्ट होते हैं या ये कुछ होता है, ये सारा आर्किटेक्चर जो है वो मोसाद स्ट्रक्चर्ड है। आप इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आप डॉट अगर पीछे जाकर देखें तो पुलवामा, पहलगाम, ये चीजों के अंततः आपको निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंच सके, क्यों नहीं वो प्लेन जो अहमदाबाद में गिरी जिसमें विजय रूपाणी साहब थे, उसका अंत तक उसका निष्कर्ष क्यों नहीं आया। ये सारी चीजों का आप अगर डॉट को कनेक्ट करके देखें तो ये आर्किटेक्चर जो है इसका, वो नेतन्याहू और एप्स्टीन क्लास और मोसाद और रॉथस्चाइल्ड, इन सबसे इसकी कड़ियां जुड़ती है। और रॉथस्चाइल्ड का नाम लेना भी इतना बड़ी बात है कि उस दिन एक उद्योजक थे, उन्होंने अपने कांग्रेस के सामने जो साक्ष्य दे रहे थे तब उन्होंने नाम लिया, तब उनके वकील ने कान में फुसफुसाए कि 5 शब्दों से ज्यादा अगर तुम बात करो आई विल टक 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 टक। मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वो शब्द अश्लील है। जी जी जी। तो ये लेवल है। तो आप ये समझिए कि ये एक एप्स्टीन क्लास और रॉथस्चाइल्ड क्लास की दुनिया बनती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी उसको काउंटर नहीं किया जा सकता। उसको काउंटर किया जा सकता है, हिंदुस्तान से भी किया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का जो अभी शासन है वो अगर तख्ते से हट जाता है
तभी वो काउंटर करना मुमकिन है। वरना ये अ, अ, जो हिटलर से प्रेरित हुए आरएसएस के लोग हैं और मोदी जी का जो कच्चा चिट्ठा इनके पास है, उनके बल और उनके सहारे ये सब नहीं होगा। भारत को अगर अपनी गरिमा, संप्रभुता और सार्वभौमत्व अगर वो अक्षुण्ण रखना है, तो भारत को सत्ता में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। भारत की जनता और ये इलेक्शन से आया ही नहीं है। अब इलेक्शन भी क्या चीज है, ईवीएम क्या चीज है और मोसाद क्या क्या कर सकता है। जहां पेजर फोड़ सकता है वहां ईवीएम क्या चीज है। तो आप सब जी। समझ, ये सब डॉट आपको कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको इनको सत्ता से हटाना और जो एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट भी हो जाए तो भी बिठाना, और जो कॉम्प्रोमाइज ना होने वाले लोग हैं उनको शीर्षस्थ रूप में रखना, ये भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे वक्त अगर भारत कमजोर रहा तो आने वाले सदियों तक हम गुलाम हो जाएंगे। अब क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत की तरफ भी बढ़ रहे हैं और आपने बात भी की भारत की गरिमा की और बाकी चीजों की, दुनिया किस तरह से देखता है? मतलब इस जंग के एक दिन पहले जब कई लोगों को एक तरीके से अंदाजा लग गया था कि आने वाले किसी भी दिन जंग की शुरुआत हो सकती है, नरेंद्र मोदी इजराइल में जाते हैं, इजराइल को फादरलैंड, इंडिया को मदरलैंड वहां पर कहते हैं। फिर उसके बाद आपकी ओर से जो आपके पुराने दोस्त हैं उसे आप भूल जाते हैं, नए दोस्तों के लिए चुप रह जाते हैं, मौन बैठ जाते हैं, जवाब नहीं उठा देते हैं, सवाल नहीं लेते हैं। भारत की छवि दुनिया में इस पूरे जंग में कैसे देखते हैं? जो आप गरिमा की बात कर रहे थे, अंत में मैं फिर से भारत पर ही आना चाहूंगा। इस पूरे चीज में दुनिया की जो नजर थी उस गांधी और नेहरू के देश भारत को लेकर, जो हमेशा से एक तरीके से किसी एक खेमे में नजर नहीं आता था, अपनी एक अलग राह हमेशा से मॉरल्स और एथिक्स के तौर पर हमने बनाकर रखी थी। हमने क्या हमारी सदियों की, हमारे दशकों की जो पूरी मेहनत थी उसका एक तरीके से बर्बाद कर दिया है? ये तो स्वाभाविक है। पहले भी मैं बोल चुका हूँ सोहित कि मोदी ईरान युद्ध शुरू होने से पहले गए तो क्या वो ऐसी बात करके नहीं आए होंगे? उनको मालूम था क्या होने वाला है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए थे, वो अपने मालिक को मिलने गए थे, वो असली मालिक जो है उनको मिलने गए थे। और मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका के जो यहाँ के डिप्लोमेट है वो सीधा जाके हमारे मिलिट्री के बेस पे बैठते हैं। जिस तरह से इजराइल हमें हमारे मजदूरों को ले जाके पनाह भी नहीं देता अपने बंकर्स में, उससे ये पता चलता है कि हमारे देश में इजराइल और अमेरिका के वाइसराय और गवर्नर जनरल काम कर रहे हैं। और हम जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं वो राहुल गांधी की शब्दों में कहें तो चोक हो चुके हैं और इसलिए कॉम्प्रोमाइज्ड है। और भारत को गरिमा फिर से हासिल करनी है तो ये पूरा कॉम्प्रोमाइज पार्टी और कॉम्प्रोमाइज दल और कॉम्प्रोमाइज शाखा और कॉम्प्रोमाइज चड्डी, इन सबको हटाकर अपनी पूर्व वैभव को स्थापित करना पड़ेगा। और इसका ये काम जनता का है, आपका और मेरा भी है, लेकिन जनता हम भी तो है। हम जनता की सेवा क्या है? वरना देश के सांसद, देश के विधायक, देश के पार्षद ये रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन इस स्थिति में मुझे लगता है हर किसी को हम कॉम्प्रोमाइज है इस नज़र से ही देखना चाहिए। हमको देश को सुधारने के लिए एक बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी। उससे हमें इस देश को पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा इन्फिल्ट्रेशन से, और फिर जाकर भारत का ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इससे गुजरे बिना हमें वाकई अच्छे दिन नहीं आएंगे जी। हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया राजू सर, आपने जिस तरह से ये बातें कही। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा 10वें दिन पर यह जंग पहुंच चुका है। कई सारे सवाल अब भी बरकरार हैं। ईरान पर हमले की असली वजह क्या अपने आप को एप्स्टीन से बचाना था, और क्या अपने असली मालिकों की वजह से ही जो हमारे देश को चलाने वाले नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं? उनके कौन से ऐसे भंडाफोड़ हो जाएंगे अगर बातें सामने आएंगी जिसकी वजह से उन्हें मजबूर बनाकर रखा गया है और इस देश को एक तरीके से विदेशी ताकतों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है? ये ऐसे मुद्दे हैं जो बताते हैं कि विश्व स्तर में भारत
उस लेवल पर नहीं है जिस तरह से हमारे देश के नेता एक छवि बनाने की कोशिश करते हैं। और दिन ब दिन ये जो झूठ 12 सालों में 13 सालों में लगातार सोशल मीडिया, मूवीज या फिर गोदी मीडिया के जरिए फैलाया गया था, उसकी जो परतें हैं वो खुलती हुई नजर आ रही हैं। और इन तमाम चीजों को राजू परूलेकर सर ने 1 घंटे के भीतर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की भी कोशिश की है और बताया भी है कि कैसे हम, और ये पहले से ये कहते भी आए हैं कि वी आर एनस्लेव्ड बाय इजराइल, और वो अब कहीं ना कहीं साबित होता हुआ और सामने आता हुआ। जब मैंने पहली बार 2018 में कहा था तो लोगों ने मुझे मूर्ख में निकाला था, और 2016 में जब नोटबंदी हुई तो मैंने कहा कि ये रॉथशाइल्ड के लिए हो रही है, तब लोगों ने मुझे बस मारना बाकी रखा था। कहीं होता है कि कहीं पर किसी की कोई पिटाई नहीं हुई, क्योंकि समय के साथ जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। और राजू सर, इसलिए आपको चाहा भी जाता है, लोग जो जानते हैं या आपको आपके वीडियोस देखते हैं वो इसलिए देखते हैं क्योंकि आप वो बातें कहते हैं जो कई बार सच साबित हुई हैं। हर बार जो है फैक्चुअल बातें सामने आई हैं। वो हो सकता है कि कुछ समय लगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो भविष्यवाणी आपकी ओर से की जाती है या जो बातें आप बताते हैं, इसलिए लोग गंभीरता भी से लेते हैं। दर्शकों, मुझे लगता है कि जो राजू सर और हमने इस पूरे 1 घंटे की चर्चा की है, उससे आपको भी समझ में आ गया होगा कि दुनिया भर में जो चीजें हो रही हैं उसे महज जो टीवी पर दिखाया जाता है उनकी नजरों से ना ही देखें, और इसके पीछे, पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो हम लगातार आपके सामने लाने की कोशिश इन तमाम चर्चाओं के जरिए कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन वीडियो से बहुत सारी जानकारियां भी मिल रही हैं, बहुत सारी क्लैरिटीज भी मिल रही हैं, और जो बेबाकी से राजू सर बात करते हैं उससे आपको हमारे खुद के देश की हकीकत और सच्चाई के बारे में भी पता चल पा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। राजू सर, हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आपने समय दिया, दर्शकों से बातचीत की। दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।